ओके। सो अभी हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज करना है, एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का तो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन जब पढ़ा था तो हम, आपको याद है क्या? मैं हल्का सा रिकैप कराता हूँ पहले आपको, इस कॉन्सेप्ट का जो बेस है उसको रिकैप कराता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट पे लेके आऊँगा। ओके। तो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस 103 में पढ़ा था कि एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन दो तरह से मेजर हो सकता है, राइट? एक था आपका प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड और एक था आपका फेयर वैल्यू मेथड। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे होता है, अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे होता है तो जो आपका गुडविल निकलता है वो पार्शियल गुडविल होता है। और अगर आपका एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे होता है तो जो आपका गुडविल निकलता है वो फुल गुडविल निकलता है। आई बिलीव ये वाला बात आपको ध्यान पे होगा। तो हमने इसको पढ़ाया था, जैसे एक एग्जांपल में आपके साथ क्लास में भी लिया था, मैं एग्जांपल वाला फिर से ले लेता हूं कि लेट सपोज पेरेंट ने सब्सिडरी में 80% इन्वेस्ट किया है, इसका नेट असेट्स था 88, इन्वेस्टमेंट किया है ₹90 का, और 20% हो गया एनसीआई, 20% हो गया एनसीआई। तो अगर हमें एनसीआई मेरा अगर प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे होता है तो मेरा गुडविल कितना निकलेगा? तो गुडविल हो जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 90 प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ 90 प्लस एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड, मतलब 88 का 20% कितना हो गया? 17.6। 88 का 20%, 88 का 20% माइनस 88 हो गया फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो मेरा गुडविल कितना हो गया? 19.6। मेरा गुडविल हो गया 19.6। बट यहीं पे अगर आपका एनसीआई लेट सपोज फेयर वैल्यू मेथड पे होता तो क्या हो जाता? 90। मान रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लेट सपोज हैपेंस टू बी 22, लेट सपोज हैपेंस टू बी 22। ओके, नाउ माइनस 88, तो मेरा गुडविल कितना हो जाता? 90 प्लस 22 माइनस 88 इज 24, इज 24। तो क्या हो गया? जब एनसीआई आपका प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे होता है तो जो गुडविल निकलता है वो निकलता है पार्शियल गुडविल। जो गुडविल निकलता है वो निकलता है पार्शियल, वो निकलता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब ओनली एंड ओनली पेरेंट का, ओनली एंड ओनली पेरेंट का। लेकिन अगर एनसीआई आपका फेयर वैल्यू मेथड पे होता है तो जो गुडविल निकलता है वो पेरेंट एंड एनसीआई दोनों का होता है, वो पेरेंट एंड एनसीआई दोनों का होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं फुल गुडविल। और आपको याद है क्या, मैंने क्लास में आपको बताया था, याद करने का तरीका भी, रटने का तरीका भी मैंने बताया था क्लास में, P फॉर प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड, P फॉर पार्शियल गुडविल। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो लॉजिकली मैंने समझाया है आपको, लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक बुकमार्क बन जाएगा, ये याद रख लोगे तो। F से फेयर वैल्यू मेथड, F से फुल गुडविल। फुल गुडविल मतलब पेरेंट और एनसीआई दोनों का, पार्शियल मतलब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का। चलो, अब मैंने यहां पे क्या पढ़ाया था? नाउ देखो, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, मतलब गुडविल आपका फुल गुडविल है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आती है अगर गुडविल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का होता है तो, तब दिक्कत आता है। जब पार्शियल गुडविल होता है तब दिक्कत आता है। कैसे दिक्कत आता है? अब लेट सपोज हमें अगर किसी पर्टिकुलर सीजीयू को, किसी पर्टिकुलर सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है, हमें किसी पर्टिकुलर सीजीयू को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है, या किसी पर्टिकुलर एंटिटी को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है। नाउ अब एंटिटी में क्या क्या आएगा बताओ? जब हम लोग इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, सो वी डू टू थिंग्स। हम लोग यहां पे क्या करते हैं? वी कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी, वी कंपेयर कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी या सीजीयू जो बोल दो, वर्सेस इट्स रिकवरेबल अमाउंट, राइट? वर्सेस इट्स रिकवरेबल अमाउंट, वर्सेस इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट तो पूरे एंटिटी का है, तो वो तो 100% पूरे एंटिटी का है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी में क्या क्या आ जाता है? यहां पे आता है नेट असेट्स ऑफ एंटिटी, ये भी 100% पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो गुडविल आता है यहां पे, गुडविल आएगा, गुडविल 80% पे बैठा होगा। अगर आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है तो गुडविल पार्शियल गुडविल होता है, तो ये गुडविल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का ही आ रहा होगा, 20% का गुडविल नहीं आ रहा होगा। नाउ टेल मी, आर दे कंपेरेबल? आर दे
comparable? No, they are not comparable. No, they are not comparable. So now we have to first make them comparable. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक देम कंपेरेबल. तो मेक कंपेरेबल कैसे बनाएंगे? तो हम लोग लाएंगे एक नोशनल गुडविल, सपनों का गुडविल. सपनों का गुडविल, ये गुडविल जो नोशनल गुडविल होता है, ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज होता है क्या? नहीं 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 नहीं. बस इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं. इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करते हैं इसको. तो हम लोग लाएंगे यहां पे नोशनल गुडविल. कैसे निकालेंगे? तो हम लोग बोलेंगे ये गुडविल कितना था, आपका गुडविल कितना था 80% का, तो आपका 20% का गुडविल कितना आएगा? तो ये मेरा 20% का गुडविल आ गया. नाउ दे आर कंपेरेबल. नाउ दे आर कंपेरेबल. नाउ वी विल कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस. नाउ वी विल कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल गुडविल. चलो मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं फिर से. क्या बोल रहा है? When an entity acquires less than 100% of a business, goodwill could be one of the following. Goodwill जो निकल सकता है, अगर आपका NCI फेयर वैल्यू मेथड पे है तो आपको गुडविल निकलेगा फुल गुडविल. अगर आपका NCI प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है तो आपको गुडविल जो निकलेगा वो निकलेगा पार्शियल गुडविल. नाउ अगर आपका NCI प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड से मेजर हुआ है, मतलब अगर आपने पार्शियल गुडविल रिकॉग्नाइज किया है, ओके, आपने पार्शियल गुडविल रिकॉग्नाइज किया है, तो अब आप कैसे करोगे इंपेयरमेंट लॉस? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट. नाउ कैरिंग अमाउंट में क्या आता है? नेट एसेट्स और गुडविल. और रिकवरेबल अमाउंट पे तो पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन दिक्कत आता है कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी में, कैरिंग अमाउंट ऑफ कंपनी में, या सीजीयू का कैरिंग अमाउंट में. तो नेट एसेट्स तो ठीक आ रहा है लेकिन गुडविल सिर्फ पार्शियल आ रहा है, तो हमें उससे ग्रॉसअप, जो आप बोल रहे हो ना ग्रॉसअप, हाँ उसको ग्रॉसअप भी बोलते हैं, उसको ग्रॉसअप भी बोलते हैं. ओके, तो उसको हम लोग ग्रॉसअप करेंगे और निकालेंगे नोशनल गुडविल. निकालेंगे नोशनल गुडविल, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेंगे. ओके, देखेंगे 80% के लिए गुडविल कितना है, तो 20% के लिए गुडविल कितना आना चाहिए वो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे. ओके, तो हम लोग यहाँ पे गुडविल को ग्रॉसअप करके अपना NCI का गुडविल निकाले. नाउ टू मेक देम कंपेरेबल, टू मेक देम कंपेरेबल, एक बार कंपेरेबल हो गया, एक बार कंपेरेबल हो गया. ओके, gross up goodwill to make it 100% and this additional goodwill is called as notional goodwill. Notional goodwill is equal to जो recognized goodwill है divided by parent का holding multiplied by NCI का holding. Now compare carrying amount with recoverable amount of subsidiary. अब जो impairment loss आएगा, अब जो भी impairment loss आएगा उसको हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे बताओ? तो अब जो भी इम्पेयरमेंट लॉस आएगा उसको हम एलोकेट कैसे करेंगे बताओ? तो उसको सबसे पहले तो हम लोग गुडविल में डालेंगे और रिमेनिंग को अदर असेट्स में डालेंगे, और इन अदर असेट्स में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे एप्लीकेबल असेट्स में इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट. इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट में हम लोग एलोकेट कर देंगे. ओके, फॉर एप्लीकेबल असेट्स. लेकिन जितना भी इंपेयरमेंट लॉस गुडविल में गया तो क्या पूरा अमाउंट से हम लोग गुडविल को इंपेयर कर देंगे उतने अमाउंट से? नहीं. अब हम बोलेंगे इतना अमाउंट से मेरा गुडविल इंपेयर हुआ है. ओके, हाउ मच इज एलोकेबल टू पेरेंट, how much is allocable to parent and how much is allocable to NCI. हम पहले ये एलोकेशन करेंगे. अब मुझे बताओ, क्या NCI का गुडविल रिकॉग्नाइज्ड था? क्या NCI का गुडविल रिकॉग्नाइज किया था? नहीं, क्योंकि इस केस में आपका NCI प्रोपोर्शनेट शेयर पे था, मतलब NCI का गुडविल नहीं था. अगर NCI का गुडविल FS में नहीं आया था तो क्या उसका इंपेयरमेंट लॉस FS में रिकॉग्नाइज होगा? जी नहीं, जी नहीं, उसका इंपेयरमेंट लॉस भी नहीं होगा. क्या पेरेंट का गुडविल एफएस में आया था? जी हां. तो क्या उसका इंपेयरमेंट लॉस आएगा? जी हां, उसका इंपेयरमेंट लॉस भी आएगा. लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, अगर आपका एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे होता तो क्या एनसीआई का गुडविल रिकॉग्नाइज हुआ था? जी हां. तो क्या उसका इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेशन भी रिकॉग्नाइज होता? जी हां. आई बिलीव ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. तो मैंने एक यहां पे नोट लिखा है, नोट को पढ़ लो ना प्लीज. The whole concept of grossing up of goodwill, that is notional goodwill, is to calculate the correct amount of impairment loss by making the carrying amount and recoverable amount comparable. नोशनल गुडविल का काम बस इतना सा ही था कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेरेबल बनाना.
वो कंपेरेबल बना दिया, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करा दिया, लेकिन एनसीआई का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करने का, क्योंकि एनसीआई का गुडविल ही रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो उसका इंपेयरमेंट क्यों रिकॉग्नाइज होगा? तो उसका इंपेयरमेंट क्यों रिकॉग्नाइज होगा? ये तो वही बात हो गई, आपके घर में कोई सामान है ही नहीं तो वो खराब कैसे होगा? वो खराब कैसे होगा? आपके पास मोबाइल फोन है ही नहीं तो वो खराब कैसे होगा? राइट? तो खराब होने के लिए मोबाइल फोन भी तो होना चाहिए। तो ही बोला, अगर एनसीआई का गुडविल हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो उसका इंपेयरमेंट लॉस काहे का आएगा? The whole concept of grossing up of goodwill, that is notional goodwill, is to calculate the correct amount of impairment loss by making the carrying amount and recoverable amount comparable. Since goodwill for NCI portion, when NCI is a proportionate share method, that is notional goodwill, is not recognized in financial statements. Hence, any impairment loss on such notional goodwill is also not recognized in financial statements. Clear, everyone? क्लियर है? कंसेप्चुअल क्लियर है आपको? कंसेप्ट वाइज क्लियर है? मैं हल्का सा आपको इसका समरी भी दे देता हूं। ओके, तो आपको क्या देखना है इस केस में, आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में क्वेश्चंस। आपको देखना है अगर आपका एनसीआई जो है प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है या आपका एनसीआई जो है फेयर वैल्यू मेथड पे है। अब आपको यहां पे टेस्ट करना है इंपेयरमेंट ऑफ अ सीजीयू या सब्सिडरी। तो आप कैसे करोगे ये समझो। तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, गुडविल। ये गुडविल आया 80% का। अब यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा नोशनल गुडविल 20% का, और ये मेरा आया अब कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी या सीजीयू जो बोलना है। इसको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, और हम लोग निकालेंगे इंपेयरमेंट लॉस। नाउ इंपेयरमेंट लॉस जो भी आया ये एलोकेट होगा दो में। कहाँ? ना ये एलोकेट होगा गुडविल में, और ये एलोकेट होगा आपका नेट असेट्स में। ये एलोकेट होगा आपका नेट असेट्स में। जितना भी अंपेयरमेंट लॉस एलोकेट हुआ गुडविल में, इसको हम लोग बोलेंगे, देखो पेरेंट का शेयर कितना था और एनसीआई का शेयर कितना था। तो पेरेंट का शेयर को तो हम लोग पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका ये एंट्री हो जाएगा क्या? इसके लिए एंट्री हो जाएगा हमारा क्या? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके नाउ, लेकिन एनसीआई का शेयर हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। एनसीआई का शेयर हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि एनसीआई का गुडविल भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। नाउ नेट असेट्स तो पेरेंट और एनसीआई दोनों में एलोकेट हो जाएगा, और दोनों का चल जाएगा आपका पी एंड एल। तो ये हो जाएगा आपका, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है तो। अगर आपका एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे है, अगर आपका एनसीआई फेयर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ एक मिनट रुको, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम लोग बोलेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स। नाउ गुडविल, अब यहाँ पे गुडविल तो 100% पूरा का पूरा होगा। तो क्या यहाँ पे विल देयर बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल गुडविल? ना बाबा ना, यहाँ पे कोई नोशनल गुडविल नहीं आने का, यहाँ पे कोई नोशनल गुडविल नहीं आने का। तो ये आ जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट, हम लोग कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, हम लोग निकालेंगे यहाँ इंपेयरमेंट लॉस। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, एक और पेज चाहिए मुझे, पेज। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा ये कहाँ कहाँ जाएगा? तो ये पहले जाएगा गुडविल में, ये पहले जाएगा गुडविल में, उसके बाद जाएगा कहाँ पे? उसके बाद जाएगा ये नेट असेट्स में, उसके बाद जाएगा नेट असेट्स में। नाउ क्योंकि गुडविल पेरेंट और एनसीआई दोनों का ही रिकॉग्नाइज हुआ था, तो गुडविल का जो इंपेयरमेंट लॉस होगा वो भी पेरेंट और एनसीआई दोनों का ही रिकॉग्नाइज होगा, और दोनों का ही जाएगा पी एंड एल में। राइट? तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कॉन्सोल पी&एल अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
टू गुडविल, ये एनसीआई में लिख दो इसको, तो एनसीआई में जाता है ना, तो एनसीआई का एनसीआई में जाएगा। नाउ नेट असेट्स जो है उसका इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाता है, तो पेरेंट का शेयर और एनसीआई का शेयर एनसीआई में जाएगा। सो ये सिंपल है ट्रीटमेंट, बड़ा ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, मैंने इसको पूरा समरी कर दिया। आई बिलीव इससे ऊपर कहीं कुछ भी नहीं होने का है, इससे ऊपर कहीं कुछ भी नहीं होने का, मैंने आपके लिए पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट और अपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा ग्रिप पे ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आ जाओ। ए लिमिटेड अक्वायर्स 80% शेयर्स इन अ सब्सिडरी फॉर 32,000, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बीज आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स इज 3,000, बोला नेट एसेट था 3,000 का। ए इलेक्ट्स टू मेजर, ओ हो क्या हो गया, एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। नाउ बोला गुडविल निकाल के दिया है आपको परचेज कंसिडरेशन, एनसीआई लिया है नेट एसेट्स के प्रोपोर्शनेट शेयर पे, और नेट एसेट्स तो आपका गुडविल निकाल के दिया है 800 का, 800 का गुडविल निकाल के दिया। बोला एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल हमने अक्वायर किया था उसके नेक्स्ट ईयर, बोला कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स रिड्यूस्ड टू 2700 एक्सक्लूडिंग गुडविल, 2700 एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो गुडविल अलग है। अब बोला रिकवरेबल अमाउंट बी लिमिटेड का 2000 है, 2800 है, इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा वो बताओ मेरे को कैलकुलेट करके। तो बड़ा ही आसान, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नाउ केस 1, अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट होता है 2000, तो आप क्या बोलोगे, आपका नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट 2700, ये तो पूरा 100% पे है, ये तो पूरा 100% पे है। गुडविल आपका आया 800, लेकिन ये जो गुडविल आया है 800 ये तो 80%, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पे है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का गुडविल है, मतलब 80% का गुडविल है, तो हमें एनसीआई का नोशनल गुडविल लेना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे कितना, 80, अगर 800 है 80% के लिए, तो 20% के लिए कितना सा होगा, 200। हमने निकाला प्रोपोर्शनेट शेयर में, प्रोपोर्शनेटली करके निकाल लिया हमने गुडविल ऑफ एनसीआई, गुडविल ऑफ एनसीआई दैट इज कॉल्ड एज नोशनल गुडविल ग्रॉसिंग अप। तो मैं क्या बोला, इसके बाद मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स कितना हो गया, 3700 मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 1700 आ गया। ये जाएगा कहां पे, पहले जाएगा गुडविल पे। गुडविल में कितना जाएगा, तो गुडविल था कितना का, 1000 का, तो गुडविल में कितना गया, 1000 गया। बच कितना गया, 700, वो कहां जाएगा, नेट एसेट्स पे जाएगा। नाउ अगर गुडविल में 1000 गया है तो पेरेंट का शेयर कितना हो गया, 800, पेरेंट का शेयर कितना हो गया, 800, एनसीआई का शेयर कितना हो गया, 200, एनसीआई का शेयर कितना हो गया, 200। नाउ क्या एनसीआई का गुडविल रिकॉग्नाइज्ड है क्या, नहीं, तो क्या उसका इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा क्या, नहीं, तो गुडविल कितना से इंपेयर हुआ, 800, गुडविल कितना से इंपेयर हुआ, 800, कॉन्सोल आरई अकाउंट डेबिट टू गुडविल 800। ओके, नाउ नेट एसेट्स कितना से इंपेयर हुआ, 700, तो ये कहां जाएगा, कॉन्सोल आरई अकाउंट डेबिट 80% 560 कॉन्सोल आरई में गया, 20% एनसीआई में गया, और रेस्ट नेट एसेट्स में गया, रेस्ट नेट एसेट्स में गया। बोलो क्लियर है क्या? तो मैंने यहाँ पे जो पीएनएल बोला था ना, कहाँ गया पीएनएल, कहाँ गया पीएनएल, कहाँ गया पीएनएल, हाँ ये पीएनएल में गया था, बट लास्ट में जाके एलोकेट होकर एनसीआई जाता, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, इसको बेटर एनसीआई ही लिख लो ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन आपको अराइज ना हो। नेट एसेट्स का एनसीआई का शेयर का इंपेयरमेंट लॉस एनसीआई में ही जाता है। ओके, नाउ केस 2, अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट 2800 है तब कैसे होगा, तो फिर से निकाल लो। तो नेट असेट्स आपका आ गया 2700, नेट असेट्स आ गया आपका 2700, और गुडविल आपका दिया हुआ है 800, लेकिन ये गुडविल तो 80% का है, तो हमें नोशनल गुडविल लेना पड़ेगा, 20% का 200 आ गया, तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 3700। रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है 2800, मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया 900, मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया 900, तो मेरा गुडविल में कितना एलोकेट हो गया, 900, और कुछ बचा क्या, नहीं, तो नेट एसेट्स में कुछ जाएगा क्या, नहीं, गुडविल में गया 900, तो पेरेंट का शेयर कितना हो गया, पेरेंट का शेयर कितना हो गया, 80%, तो 900 का 80% कितना हो गया, 720 पेरेंट का शेयर हो गया, 720 पेरेंट का शेयर हो गया, एनसीआई का शेयर हो गया 180, एनसीआई का शेयर हो गया 180, एनसीआई का शेयर हो गया 180। अब यहां पे हमें क्या बोलना है कि हमारा गुडविल एक्चुअल में कितना से इंपेयर हुआ, 720 से। अब पता है ये दो केस दिया क्यों, ये दो केस दिया क्यों, समझो। यहां पे
आपको ये जो क्वेश्चन है ना बतलाना चाह रहा है यहां पे सिंपल सा बात कि यहां पे जो आप इंपेयरमेंट लॉस डालोगे ना, यहां पे जो गुडविल में एलोकेट करोगे, तो यहां पे आपने कितना गुडविल कंसीडर किया है उतना अमाउंट का डालोगे, फिर इसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा पेरेंट और एनसीआई में इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग। लेकिन यहां पे आपने कैरिंग अमाउंट में कितना गुडविल कंसीडर किया था, आपने कैरिंग अमाउंट में कितना गुडविल कंसीडर किया था, वो ही यहां पे उतना ही यहां पे एलोकेट करना होगा, उतना यहां पे एलोकेट करना होगा। इसलिए हमने यहां पे 1000 एलोकेट किया, 800 एलोकेट नहीं किया। हमने यहां पे 1000 एलोकेट किया, 800 एलोकेट नहीं किया। अब इस 1000 को पेरेंट का शेयर 800, एनसीआई का शेयर 200 में करके एलोकेट कर दिया। नाउ यहां पे क्या किया हमने, देखो तो यहां पे क्या किया, यहां पे इंपेयरमेंट लॉस आया था 900। तो अब बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, यहां बोल देंगे 800 आएगा और नेट एसेट से बोल देंगे 100 आएगा। तो ये गलती मत कर देना, ये गलती मत करना। आपने कैरिंग अमाउंट में कंसीडर कितना किया था, 1000 ना, तो यहां 1000 तक आ सकता है, ये 1000 तक एलोकेट होगा गुडविल में। तो यहां पे मेरा इंपेयरमेंट लॉस आया था 900 का, तो यहां पे हमने गुडविल में डाल दिया 900, डाल दिया 900। अगर मेरा इंपेयरमेंट लॉस आता 950 तो मैं गुडविल में डालता 950। अगर मेरा इंपेयरमेंट लॉस आता 1000 तो मैं गुडविल में डालता 1000। अगर मेरा इंपेयरमेंट लॉस आता 1200 तो मैं गुडविल में डालता 1000 और नेट एसेट्स को देता 200। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। ओके नाउ 1000 जब गुडविल में गया तो मैं बोला पूरा गुडविल मेरा 1000 से इंपेयर हुआ। अब बोलता मैं पेरेंट का शेयर कितना, एनसीआई का शेयर कितना। पेरेंट का गुडविल रिकॉग्नाइज हुआ था तो उसका इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉग्नाइज होगा। नाउ पेरेंट एनसीआई का गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था तो एनसीआई का इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, एनसीआई का इंपेयरमेंट लॉस भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ओके सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये जो नोशनल गुडविल हमने कैलकुलेट किया, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज होता है, इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये जो नोशनल गुडविल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया जाता है टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। ये बस कैलकुलेशंस में यूज होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है। नोशनल गुडविल इज अ सहारा, notional goodwill is a sahara that we take to make the carrying amount and recoverable amount comparable, so that we calculate correct amount of impairment loss, so that we calculate correct amount of impairment loss। तो ये बस ये सहारा है और कुछ भी नहीं है। नाउ एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आईसीआई का, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 3। ना ये इंपेयरमेंट में इंड एस 36 में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पेरेंट अक्वायर्स 80% ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ सब्सिडरी फॉर 2100 ऑन 1 अप्रैल 20x1। एट दैट डेट सब्सिडरीज आइडेंटिफिएबल असेट्स हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1500। पेरेंट चूजेस टू मेजर द एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड ऑफ सब्सिडरीज नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। The assets of the subsidiary together are the smallest group of assets that generate cash flows that are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets. Since other cash generating units of the parent are expected to benefit from the synergies, since other cash generating units of the parent are expected to benefit from the synergies of the combination, the goodwill of 500 related to those synergies has been allocated to other cash generating units within the parent. Now, on 31st March X2, parent determines the recoverable amount of CGU is 1000. The carrying amount of net assets excluding goodwill is 1350. Allocate impairment loss on 31st March 20X2. तो बताओ सबसे पहला पॉइंट गुडविल निकालो, पहले गुडविल निकालो, गुडविल निकालो। आपका एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल निकालो। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2100 का, उस दिन नेट एसेट्स था 1500 का, तो गुडविल निकाल लो। इन्वेस्टमेंट किया 2100 का, उस दिन नेट एसेट्स था 1500 का, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 80% का, तो एनसीआई हो गया 20% का, तो हमने 20% ऑफ एनसीआई ले लिया 300, तो मेरा गुडविल आ गया 900। अब इस गुडविल ऑफ 900 में बोल रहा है 500 जो गुडविल है वो अदर सीजीयूज में एलोकेट हो गया है। तो इस सीजीयू में कितना का गुडविल आया है? 400 का गुडविल आया है। इस सीजीयू में 400 का गुडविल आया है।
ना, तो गुडविल कितना आया 400। अब हमें यहाँ पे क्या बोलना है, हमें सीजीयू को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है। तो बोला सीजीयू का नेट असेट्स है 1350, नेट असेट्स है 1350, गुडविल आया है 400, लेकिन ये जो गुडविल आया है ये तो 80% के लिए आया है, और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ पूरा सीजीयू है 1000। तो क्या ये कंपेरेबल है? नहीं, तो मुझे इसे कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, मुझे इसे कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। मैं क्या बोलूंगा, 400 का जो गुडविल है वो 80% के लिए है, तो 20% के लिए कितना है, तो 20% के लिए कितना है, 20% के लिए कितना है, मैं यहां पे प्रपोर्शनेटली निकाला 100। बोलो क्लियर है क्या? मैंने यहां पे प्रपोर्शनेटली निकाला 100, बोलो क्लियर है क्या? नाउ तो अब मेरा कैरिंग अमाउंट कितना बन गया बच्चों, तो 1350 प्लस 400 1750 प्लस 100 इज 1850, और मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 1000, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया 18850। अब मुझे बताओ गुडविल में कितना एलोकेट करें। चलो गुडविल में ये जो इंपेयरमेंट लॉस आया 850 का, इसमें गुडविल में कितना एलोकेट करें बताओ तो मुझे, गुडविल में कितना एलोकेट करेंगे? वेरी गुड, गुडविल में एलोकेट होगा 500, गुडविल में एलोकेट होगा 500, और नेट एसेट्स में कितना चल जाएगा 350। लेकिन क्या ये एनसीआई का गुडविल रिकॉग्नाइज था? नहीं, तो इसका इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा क्या? नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल का जो इंपेयरमेंट लॉस आया, पेरेंट का शेयर है 80%, एनसीआई का शेयर है 20%, तो पेरेंट का शेयर रिकॉग्नाइज हो जाएगा लेकिन एनसीआई का शेयर रिकॉग्नाइज नहीं होएगा। नाउ नेट असेट्स में, नेट असेट्स में तो पेरेंट का शेयर भी रिकॉग्नाइज होगा, एनसीआई का शेयर भी रिकॉग्नाइज होगा। नेट असेट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेट असेट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे प्रोपोर्शनेट शेयर पे हो चाहे नेट फेयर वैल्यू पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनसीआई में जो शेयर ऑफ नेट असेट्स होता है वो तो हम रिकॉग्नाइज करते ही है ना। प्रोपोर्शनेट शेयर में नेट असेट्स का एनसीआई का शेयर तो रिकॉग्नाइज करते हैं ना। देखो एनसीआई नेट एसेट्स का शेयर तो लेता है ना, गुडविल में नहीं आ रहा है लेकिन नेट एसेट्स का शेयर तो ले रहा है ना, तो इसलिए अगर नेट एसेट्स में जो इंपेयरमेंट लॉस आया है वो पेरेंट और एनसीआई दोनों में ही एलोकेट होगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। तो जर्नल एंट्री गुडविल के लिए क्या बनेगा आपका, कॉन्सोल आरई अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आरई मतलब कॉन्सोल पी एंड एल, बट हम लोग को जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बैलेंस शीट पूछता है तो हम लोग कॉन्सोल पी एंड एल। देखो अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री पूछा ना तो कॉन्सोल पी एंड एल ही लिखना, एग्जाम में अगर जर्नल एंट्री पूछता है ना तो कॉन्सोल पी एंड एल ही लिखना। मैं कॉन्सोल आरई बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं कॉन्सोल आरई बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट का आता है ना तो वहां पे एडजस्टमेंट कॉन्सोल आरई में होता है, तो इसलिए मैं बार बार कॉन्सोल आरई लिखता हूं। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला जर्नल एंट्री बताओ तो क्या कॉन्सोल आरई लिखोगे? ना बाबा, ना 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 ना, वहां पे कॉन्सोल पी एंड एल ही लिखना, वहां पे कॉन्सोल पी एंड एल ही लिखना। इंपेयरमेंट लॉस तो पी एंड एल में जाता है ना, राइट। तो कॉन्सोल पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्सोल पी एंड एल अकाउंट डेबिट एनसीआई अकाउंट डेबिट, कॉन्सोल पी एंड एल अकाउंट डेबिट एनसीआई अकाउंट डेबिट टू नेट एसेट्स, कॉन्सोल पी एंड एल अकाउंट डेबिट एनसीआई अकाउंट डेबिट टू नेट एसेट्स। बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर एवरीवन? इस पे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस पे एक और, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सन लिमिटेड इज एन एंटिटी विथ वेरियस सब्सिडीज। बोला सन लिमिटेड के पास बहुत सारे सब्सिडीज हैं, ठीक है। एंटिटी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एट एवरी ईयर एंडेड ऑन 31st March। ऑन 1st July 20x1 सन लिमिटेड acquired 80% interest in Pluto Limited. Details of the acquisition are as follows. Sun Limited acquired 8 lakh shares in Pluto by issuing 2 equity shares for every 5 acquired. The fair value of the Sun Limited on 1st July 20x1 was 4 per share and the fair value of Pluto share is 1.4 per share. The cost of issue was 5% per share. तो cost of issue तो हमारे लिए मतलब ही नहीं रखता क्योंकि वो तो एनीवेज पीएनएल में जाता है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक्सचेंज। हमने अक्वायर किया है 8 लाख शेयर और हम लोग दे रहे हैं कितना, 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5, सो इंटू 2/5, तो हम लोग अपना 3,20,000 शेयर दे रहे हैं और सन लिमिटेड का हर एक शेयर का दाम कितना है 4, तो हमारा फेयर वैल्यू कितना हो गया 12.8 लैक्स। फर्दर लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट हमें नहीं मतलब है इससे, क्योंकि एनी एक्विजिशन
related cost goes to P&L. Now, fair value of the identifiable net assets of Pluto at 1st July 20x1 were measured at 1.3 million. Fair value of net assets दिया हुआ है 1.3 million. Okay. Now, net assets है 1.3 million. फिर क्या बोल रहा है? सन लिमिटेड इनिशियली मेजर्ड एनसीआई एट फेयर वैल्यू. ओहो देखो, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है. ओके, तो एनसीआई का फेयर वैल्यू कितना है मुझे अब ये बताओ. एनसीआई का फेयर वैल्यू कितना है मुझे ये बताओ. तो एनसीआई के पास शेयर्स कितने हैं? तो हमने अक्वायर किया था 80% और हमें मिला था 8 लाख शेयर्स. तो मतलब टोटल शेयर्स कितना होगा? टोटल शेयर्स कितना होगा? 10 लाख. तो एनसीआई के पास कितना हुआ होगा? 2 लाख. तो एनसीआई के पास शेयर्स हैं 2 लाख और हर एक शेयर का दाम है 1.4. तो कितना हो गया बताओ. तो 2 लाख इंटू 1.4 इज 2.8 लैक्स हो गया आपका फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई. बोलो क्लियर है क्या? नाउ अब क्या बोल रहा है? प्लूटो लिमिटेड के पास 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है. प्लूटो लिमिटेड के पास 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है. एक मिनट. हाँ, प्लूटो के पास 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है, ए, बी और सी. When Pluto was acquired, the directors of Sun Limited estimated that the goodwill arising on acquisition could reasonably be allocated to A, B, C on 2:2:1 basis. तो आपको याद है क्या, मैंने Ind AS 36 में पढ़ाया था कि जो पूरे गुडविल होता है वो तो पूरे कंपनी का होता है. नाउ तो गुडविल 3 तरह का होता है. स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल फॉर अ CGU, स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल फॉर अ CGU, या फिर जिसको हम लोग एलोकेट कर सकते हैं सीजीयू पे, या फिर जो अनएलोकेबल होता है. तो ये कौन सा है? ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल तो नहीं है, लेकिन ये एलोकेबल जरूर है. ये एलोकेबल जरूर है. ये एलोकेबल गुडविल है. ये एलोकेबल गुडविल है. किस रेशियो में एलोकेट करेंगे? 2:2:1 के रेशियो में हम लोग एलोकेट करेंगे. तो हमारे पास 3 सीजीयू है, हमारे पास गुडविल मालूम है, हम लोग गुडविल को तीनों सीजीयू में एलोकेट करेंगे. उसका रिकवरेबल अमाउंट मालूम है, हम लोग उसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लेंगे. उसको हम लोग इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कर लेंगे. बोलो क्लियर है क्या? आ जाओ सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को. तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स है 1280 का. आपने ये थाउजेंड्स में क्यों लिया है? क्योंकि बच्चों देखो ना, ये अमाउंट थाउजेंड्स में है, ये अमाउंट थाउजेंड्स में है, ये अमाउंट थाउजेंड्स में है. तो हमें भी थाउजेंड्स में ही कैलकुलेट करना चाहिए, हमें भी थाउजेंड्स में ही कैलकुलेट करना चाहिए सब चीज. ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा इन्वेस्टमेंट्स हो गया 12.8 लाख को थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दो. 12,80,000 बाय 1000 कितना हो गया? 1280. 1280 थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दो फिगर को. 1280. एनसीआई कितना आया था? 2.8 लाख. तो थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दोगे तो 280,000. 280,000. और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितना था? 1.3 मिलियन, मतलब 1300. तो मेरा गुडविल कितना आ गया? 260. मेरा गुडविल कितना आ गया? 260. बोलो क्लियर है क्या? गुडविल 260 आया. क्लियर है यहां तक? अब हमें इस गुडविल को एलोकेट करना पड़ेगा ए, बी और सी में इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 के रेशियो में. 2:2:1 के रेशियो में एलोकेट किया जाएगा इसको. हमें इसको एलोकेट करना पड़ेगा. तो कितना आ जाएगा? 104, 104 और 52. तो ये आ गया मेरा गुडविल का एलोकेशन. अब हम क्या बोलेंगे कि मेरा नेट असेट्स था 600, 550, 450. 600, 550, 450. मेरा गुडविल आया 104, 104, 52. एक बात बताओ ना, ये नेट असेट्स तो हमने समझा कि हाँ चलो ये 100% पे है. गुडविल 100% पे है या 80% पे है? ये गुडविल 100% पे है या 80% पे है? 100% पे. क्यों? क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे था. तो ये भी 100% पे है. तो यहां पे कोई नोशनल गुडविल का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? ना, यहां पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तो फुल पे है ना, दोनों ही पूरा वैल्यू है. तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया ये. मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 740, 650, 400. 740, 650, 400. तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आया कितना? सीजीयू ए में कुछ भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से. क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं. सीजीयू बी में कैरिंग अमाउंट 654 है, रिकवरेबल 650 है. तो मेरा 4 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया और इस 4 को मैंने एलोकेट कर दिया पूरा का पूरा गुडविल पे. नाउ मेरा
कैरिंग अमाउंट 502 है और मेरा रिकवरेबल अमाउंट 400 है, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया 102 का। तो मैं क्या करूंगा, पहले गुडविल में एलोकेट करूंगा 52, उसके बाद बच कितना आ गया 50, तो ये मैं नेट एसेट्स में एलोकेट कर दूंगा 50। नाउ यहां पे कोई भी नोशनल गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि एनसीआई आपका फेयर वैल्यू मेथड पे था, यहां पे कुछ भी नहीं है। नाउ अब सीजीयू ए में तो कोई इंपेयरमेंट लॉस आया नहीं, सीजीयू बी में आपका गुडविल इंपेयर हुआ है 4 से, तो आप क्या करोगे, और क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे है तो ये 4 को आपको एलोकेट करना पड़ेगा पेरेंट और एनसीआई में। पेरेंट का शेयर चला जाएगा आपका कॉन्सोल पी&एल में, बैलेंस शीट बोलेगा तो कॉन्सोल आरई में, कॉन्सोल आरई में, ठीक है। मैं इसको चेंज ही कर देता हूं, आप लोग बाद में कंफ्यूज हो इससे अच्छा। कॉन्सोल पी&एल अकाउंट डेबिट 3.2, ये हो गया पेरेंट का शेयर। एनसीआई का शेयर हो गया 20%, दैट इज 4 का 20% 0.8 टू गुडविल 4। आपको याद है ना, हमने कंसोलिडेशन में पढ़ा था, हम लोग एनसीआई से गुडविल का इंपेयरमेंट माइनस करते थे, हम लोग कॉन्सोल आरई से गुडविल का इंपेयरमेंट माइनस करते थे इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर, याद है ना ये वाला पॉइंट? ओके, बट वहां पे गुडविल का इंपेयरमेंट कैलकुलेट करके देता था हमें। इन क्वेश्चंस में गुडविल का कितना अमाउंट से इंपेयरमेंट होगा वो ही कैलकुलेट करना है। ओके, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल गुडविल। सीजीयू सी में क्या हो रहा है, आपका गुडविल इंपेयरमेंट हो रहा है 52 से और नेट एसेट्स इंपेयर हो रहा है 50 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल को रिड्यूस करो 52 से और नेट एसेट्स को रिड्यूस करो 50 से। नाउ क्योंकि नेट एसेट्स और गुडविल दोनों को ही हमें पेरेंट और एनसीआई में एलोकेट करना है, तो हमने इसको साथ में ही एलोकेट कर दिया है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ना शिवानी, आपका क्वेरी क्या है, वो इंपेयरमेंट लॉस यहां से निकलता है। हां, तो क्वेश्चन ना आपको इस प्रोसेस से ना इंपेयरमेंट लॉस निकाल के देता है, इस प्रोसेस से इंपेयरमेंट लॉस आपको निकाल के देता है वो लोग। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रोसेस से इंपेयरमेंट लॉस वो लोग आपको निकाल के देता है, आपको बस वहां पे एलोकेट करके अकाउंटिंग दिखाना होता है। यहां पे हम लोग सीख रहे हैं कैसे कैलकुलेट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, यही चीज है। वहां पे हम इसका अकाउंटिंग पढ़ते हैं, यहां पे हम इसका कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। ओके, सो इंड AS 36 में हम लोग गुडविल का इंपेयरमेंट का अमाउंट कितना आएगा वो पढ़ते हैं, और हम लोग इंड AS 103 में उस गुडविल के इंपेयरमेंट का एलोकेशन कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगा वो पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज इट। सो आई बिलीव गुडविल का इंपेयरमेंट अब आप समझ गए हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एकदम डिटेल में आपको पूरा समझा दिया है, जैसे ऑलमोस्ट मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैंने वैसे ही पूरा आपको पढ़ा दिया है। ओके, ये वाला नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से ये वाला नोट्स ले लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।